चलिए, के पहले गॉस का प्रमेय पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में। विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र वाला चैप्टर में पढ़े थे ना। उसी में था कूलॉम का नियम। ठीक, कूलॉम का नियम था, कूलॉम का सदिश निरूपण था। आप लोग नहीं पढ़े होंगे या तो नहीं देखे होंगे, उसको देख लीजिएगा। उसमें एक इंपॉर्टेंट थ्योरम हो जाता है विद्युत द्विध्रुव वाला, देता भी है विद्युत द्विध्रुव का उपयोग करके अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए देता है ना। आज के चैप्टर में स्टार्ट करेंगे विद्युत विभव, इसके साथ इंक्लूड है विद्युत विभव और संधारित्र, जो एनसीईआरटी बुक में सेकंड चैप्टर में मिलेगा। सबसे पहले ये समझना आखिर कि विद्युत विभव कहते किसको हैं। आप लोग पढ़े भी हैं, हम लोग तो रिवीजन के तौर पर पढ़ रहे हैं, तो उतना ही पढ़ेंगे जितना एग्जाम में आ सकता है, आने का संभावना है। ठीक, ज़्यादा डीपली तो जाएंगे नहीं। सबसे पहले विद्युत विभव के बारे में समझना तो एक बात याद रखिएगा, विद्युत विभव बोले या विभवांतर बोले या तो वोल्टेज बोले। ठीक, विद्युत विभव या विभवांतर, विद्युत विभव और या विभवांतर या वोल्टेज, ये प्रॉक्स तीनों सेम चीज है। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस है विभवांतर में और विभव में, थोड़ा सा डिफरेंस है, और मीन्स कहने का सेम ही होता है। इसलिए आप लोग आगे पढ़ेंगे, मिलेगा भी विद्युत विभव का जो मात्रक मिलेगा वही विभवांतर का मात्रक होता है। मात्रक भी सेम रहता है, बीमा भी सेम रहता है, फॉर्मूला तक भी सेम रहता है ना विभवांतर का फॉर्मूला से। ठीक, अब यहाँ पे लिखा हुआ पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ है एकांक आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु P तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। ये तो बचपन से डिफिनेशन रटते आ रहे हैं, उसको समझेंगे पहले आखिर विद्युत विभव है क्या, समझेंगे तो ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। ठीक ना। आप लोग विद्युत विभव छोड़ दीजिए, सबसे पहले 11th क्लास में पढ़ना था उष्मा, उष्मा पढ़ना था ना, और ताप पढ़ना था, उष्मा और ताप। ठीक, उस तरह से ये गांव में या तो जो लोग खेती भी करते हैं तो खेती का सिंचाई होता है, इसको खेती का पटवन कहते हैं। ठीक ना, तो खेती का पटवन करते हैं तो पानी नीचे वाला खेत में से ऊपर वाला में आता है कि ऊपर वाला खेत से नीचे वाला में आता है? ऊपर वाला खेत से नीचे वाला में आता है। तब विद्युत विभव का काम क्या है कि आवेश के प्रवाह की दिशा को बतलाता है। विद्युत विभव आवेश के प्रवाह की दिशा को बदलाता है। तो हम कह भी सकते हैं कि विद्युत विभव किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित किया जाता है। यही ना किया जाता है। विद्युत आवेश के आवेश क्या बताता है? आवेश के प्रवाह की दिशा। आप लोग हमको बताइएगा कि धनावेश का प्रवाह कैसे होता है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। धनावेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, और ऋणावेश का प्रभाव निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। ठीक, यहाँ पे वही चीज है जैसे आप बताइएगा उष्मा का प्रवाह जो होता है वो किस पर निर्भर करता है? ताप पर। उष्मा का प्रवाह किस पर निर्भर करता है? ताप पर। ठीक, जिस वस्तु का ताप ज्यादा, उस उष्मा का प्रवाह का दिशा निर्भर करता है ताप पर। किस पर निर्भर करता है? ताप पर। ठीक, जैसे पानी का आयतन पर पानी का प्रवाह का दिशा निर्भर नहीं करता है। अगर आपको हम बोले एक 100 लीटर का कंटेनर है, यहाँ बात को समझिएगा, एक इसमें 100 लीटर पानी है और इसमें 10 लीटर पानी है। ठीक, दो कंटेनर आपके पास है, एक में 100 लीटर पानी है और एक में 10 लीटर पानी है। हम पूछेंगे आपसे, दोनों को एक पाइप के द्वारा जोड़ दिए, तो बताइए पानी इसमें से इसमें जाएगा कि इसमें से इसमें आएगा? इसमें से इसमें आएगा। कितना आसानी से बता दिए। ठीक, वो निर्भर करेगा पोजीशन पर। अगर इसको हम ऊपर में रख देंगे 100 लीटर वाला को, आप 10 लीटर वाला नीचे रहेगा, तो पानी ऊपर वाला से नीचे वाला में ना आएगा। ठीक, तब अब बताइए कि पानी का प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर किया? किस पे? हाइट पे। पानी का सतह पर। हाइट मतलब पानी का क्या? सतह। अगर आप लोग जो बोले भी बात उसके अकॉर्डिंग हम लोग सोचेंगे कि नहीं, जहां पानी ज्यादा रहेगा तो ज्यादा वाला पानी कम वाला पर आएगा, तो पता चलेगा दुनिया नहीं रहेगा। समुद्र में अथाह पानी है, सारा पानी पृथ्वी पर आ जाएगा। समुद्र में जितना पानी सारा पानी कहाँ पे आ जाएगा? पृथ्वी पर। जब पृथ्वी पर आएगा तो पृथ्वी पर लाइफ संभव है फिर? तब समुद्र का में नदी का पानी समुद्र में जाता है, समुद्र का पानी नदी में नहीं आता है। आता है कि समुद्र वाला पानी नदी में आ जाता है?
नदी का जो सरफेस है समुद्र के सतह से क्या है, ऊंचा है, इसलिए कहा गया उच्च सतह से निम्न सतह की ओर पानी का प्रवाह होता है। सेम चीज यहाँ पे भी है। अब फिर क्वेश्चन एक आप हमको बताइएगा, अब तो समझाने के बाद देखते हैं बताते हैं कि नहीं। इसमें 10 कूलम का आवेश है, इस पे 4 कूलम का आवेश। अब आवेश का प्रवाह किस पर निर्भर करे, आप बताइए कि किधर से किधर की ओर आवेश का प्रवाह होगा। 10 कूलम वाला से 4 कूलम की ओर, कि 4 कूलम वाला से 10 कूलम की ओर। 10 कूलम से 4 कूलम की ओर आएगा। बताइए, सोच लीजिए पहले, 10 कूलम से 4 कूलम की ओर कि 4 कूलम से 10 कूलम की ओर। आप जवाब दे सकते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो जवाब नहीं दे सकते हैं जब तक कि आपको विभवांतर पता नहीं, ठीक ना। जब तक विभव पता नहीं हो तब तक इसका जवाब नहीं दे सकते हैं। आई बात समझ में। इसके साथ बोलिए सर क्वेश्चन अभी अधूरा है, इसमें हमको जब तक आप विभव बताइएगा नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। इसके लिए विभव ज्ञात होना चाहिए, विभव जब पता रहेगा तब बता सकते हैं आसानी से, समझे। अब उच्च विभव से किस विभव की ओर, निम्न विभव की ओर, ठीक, उच्च विभव से। अब यहाँ पे विभव का मान दे देंगे, यहाँ दे देते 10 वोल्ट, यहाँ देते 5 वोल्ट, यहाँ देते 10 वोल्ट, यहाँ कितना दे देते। तब अब बताइए आवेश का प्रवाह किधर से किधर की ओर, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की ओर। आई बात समझ में, यहाँ तो कोई दिक्कत है। अब उसके बाद भी लिखवाए थे आपको हम कि जब धनावेश रहेगा, धनावेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, और ऋण आवेश का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की। ऑब्जेक्टिव में देगा, याद रखिएगा। धन आवेश का प्रवाह कैसे होगा, धन आवेश का प्रवाह उच्च विभव से उच्च से निम्न की ओर, ठीक। और ऋण आवेश रहेगा, जस्ट इसका उल्टा कर देना है, यहाँ निम्न से किधर चल जाएगा ये, उच्च की ओर। यहाँ तक याद हो गया, ठीक, या तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ तक समझ में आया। अब इस परिभाषा को समझिए, यहाँ बोला है कोई निश्चित बिंदु में, ठीक ना, कोई भी बिंदु आवेश को बोला ना कि अनंत से, एकांक आवेश मतलब इकाई आवेश को एक निश्चित बिंदु, निश्चित बिंदु मान लेते हैं कहाँ, पी तक, विद्युत क्षेत्र के भीतर उस एकांक आवेश को कहाँ रखा गया है, विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर रखा गया है। तो लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। तो सबसे पहला चीज तो निश्चित बिंदु ही नहीं समझ में आता होगा, निश्चित बिंदु किसे कहते हैं, क्या निश्चित बिंदु किसे कहते हैं, जिसका स्थायित्व एक जगह हो। हम चलना प्रारंभ किए, अब मंजिल हमको पता हो, हमको जाना कहाँ है, तो मंजिल हमारे लिए निश्चित बिंदु हो जाएगा, है ना। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, एक लफुआ होता है वो आशिक होता है ना। तो आशिक का बिंदु निश्चित होता है और लफुआ का बिंदु निश्चित नहीं होता है, उसका बिंदु क्या होता है, अनिश्चित। जरूरी नहीं है कि पार्क के गेट पर खड़ा है तो एक ही होके देखेगा, ठीक ना, उसका कोई निश्चित बिंदु नहीं है। और जो आशिक है तो पार्क के गेट पर वही इंतजार करेगा पियरक का फराक कहाँ गया, मतलब पियर का फराक वाली आई थी आज पहन के, तो पियर फराक वाली कहाँ गई, तो उसका निश्चित बिंदु है, ठीक ना। मान के चलिए कि गाड़ी से चले हम, ठीक, अब जाना कहाँ है पता नहीं है, गाड़ी में तेल है, जहां तक जाना है चल रहा है, जहां तक तेल जाएगा वहां तक जाएंगे, तो वो निश्चित बिंदु नहीं हुआ वह निश्चित बिंदु हुआ, ठीक ना। तो कोई भी बिंदु आवेश को एक निश्चित बिंदु तक इकाई आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ता है तो हम लोग क्या कहते हैं। तो ये बात समझ में आया होगा कि जो कार्य है वही विभव है, जो कार्य वही क्या है, और कब, जब इकाई धनावेश रहेगा तब, इकाई धनावेश रहेगा तब जो कार्य कीजिएगा तब वो विभव कहलाएगा, ठीक ना। इकाई धनावेश को लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वो क्या कहलाएगा, विभव। तो इकाई का जब आवेश का मान इकाई होगा तो विभव ही क्या कहलाएगा, कार्य कहलाएगा। ये बात याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है इकाई धनावेश को हम लोग कार्य कह सकते हैं, तो इकाई धनावेश को लाने में वाले विभव को हम लोग कार्य कह सकते हैं, ठीक ना। तो कार्य ही तो विभव है या विभव ही कार्य है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है किसी परीक्षण आवेश Q नोट को अनंत से किसी बिंदु के भीतर किसी बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य W है, तो उस बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या है, ठीक। हमने क्या बोला मान लेते हैं कि Q आवेश को, अब यहाँ इकाई आवेश नहीं बोला है, किसको बोला है, Q आवेश को। मान लीजिए Q आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में W कार्य करना पड़ा, Q आवेश को किसी बिंदु से अनंत से किसी बिंदु तक लाने में कितना कार्य करना पड़ा, W। अनंत किसको बोलते हैं, ऐसे ना बोलते हैं कि अनंत है, कोई चीज है, सुतलाट नहीं ना बोल रहा है कोई, 8 से 8 लिखल जाता है,
और ऐसे कर देते सुतल आठ हो गया, जगल आठ है, ठीक ना। ये आठ नहीं है, इसको क्या पढ़िएगा, अनंत। क्या पढ़िएगा इसको, इन्फिनिटिव। और अनंत से किसी बिंदु तक, निश्चित बिंदु मान लीजिए पी, इस बिंदु क्या मान लीजिए पी। अब पी तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा, अब मान लीजिए क्यू आवेश को लाने में डब्ल्यू कार्य करना पड़ा, ठीक, कितना कार्य करना पड़ा, इकाई आवेश को, एक आवेश को, है ना। तब बताइए इकाई आवेश को डब्ल्यू बटा क्या हो जाएगा, क्यू। तो इसी को हम लोग बोलते हैं भी। भी इक्वल टू डब्ल्यू बटा क्या हो जाएगा, क्यू नोट लिखा हुआ मिलता है। तो फॉर्मूला मिल गया। अब इसका पूछेगा मात्रक, क्या पूछता है, मात्रक। अब बताइए मात्रक क्या हो जाए, कार्य का मात्रक, जूल, आवेश का मात्रक, तो जूल पर पहला मिल गया, ठीक। ये वाव मात्रक इसका क्या होता है, वोल्ट भी, क्योंकि चेंज करेंगे इसको डब्लू को, तो फिर आपका किस में बदल जाएगा, ये वोल्ट में। इसका बीमा भी देखिए निकाल के लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक ना। विद्युत विभव कैसा राशि है, सदिश की अदिश। 12 क्लास में 5 को सदिश राशि है, याद रखना। अप्रॉक्स 5 को विद्युत क्षेत्र, है ना, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत विध्रुव घूर्ण, और एक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब बाकी जो मिलेगा आपको, अदिश राशि ज्यादा पढ़ना है, ठीक ना। ये चलते इसको एक जगह बना लीजिएगा, सदिश और अदिश। सदिश और अदिश वाला बाबू लफड़ा समझने का एक ही तरीका है, ठीक ना। जैसे बचपन में तो पढ़ा दिया जाता है, मास्टर पढ़ा भी देते हैं कि जो जिसमें दिशा है वो सदिश है, और जिसमें दिशा नहीं है वो अदिश है। मगर ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक। उसके लिए सबसे बेस्ट रूल यही है कि जिसको जोड़ने पर निर्भर करेगा कि हम उसको जोड़ कैसे रहे हैं, ठीक ना। सदिश है तो उसके पास दिशा निश्चित है कि है, और अदिश है तो जरूरी नहीं है कि उसके पास दिशा है ही। दिशा हो भी सकता है तभी वो अदिश हो सकता है, ठीक। देखिए अगला दिया हुआ है आपको विद्युत विभवांतर। क्या दिया हुआ है, विद्युत विभवांतर। सेम चीज है, एक डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए कि विद्युत क्षेत्र है, बंद सतह क्या है आपका, विद्युत क्षेत्र है। तो इसमें दो बिंदु है, एक बिंदु ए और एक बिंदु क्या, बी। अब कोई अनंत से कोई आवेश को लाइएगा ए तक, फिर कहाँ तक लाइएगा, बी तक। तो ए से बी तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, विभवांतर। फॉर्मूला वही रहेगा, भी ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बटा, कोई दिक्कत, ठीक। सेम चीज, इसका मात्रक भी वही होगा जो आवेश का मात्रक है, इसका बीमा भी वही होगा जो बीमा किसका है, इसका सॉरी विभव का। जो विभव का मात्रक है वही विभवांतर का मात्रक है, ठीक ना। जो बीमा विभव का वही बीमा किसका, विभवांतर का। विभवांतर कैसा राशि, सदिश की अदिश, अदिश की सदिश, ठीक। विभवांतर का मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट ना। विभवांतर का मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट। अब कभी कभी देता है आपको 1 वोल्ट को परिभाषित करें, ठीक। अब बहुत बार ऐसा क्वेश्चन, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है बाबू, ठीक ना। यहाँ पे 1 वोल्ट इसमें हम बोल रहे हैं, ठीक ना, 1 वोल्ट हम बोल रहे हैं। आपको 1 वोल्ट ना दे करके 1 ओम भी दे सकता है ना, 1 कूलम भी दे सकता है, जो भी है। इकाई वाला परिभाषा भुलाना नहीं है, क्वेश्चन लगता है कि बहुत इजी है और वहां जाके गलती हो जाता है, होता है ना। आपको हर हाल में जिसका परिभाषा पूछ रहा है उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक ना। अब बताइए कि V बराबर 1 वोल्ट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, 1 वोल्ट। 1 वोल्ट का परिभाषा पूछ रहा है आपसे, तो बताइए V बराबर फॉर्मूला क्या होता है, W बटा Q, V बराबर W बटा। आप बताइए कि V बराबर 1 कब आएगा, जब W बराबर 1 होगा और Q बराबर 1 होगा तब ना। जब W बराबर 1 होगा, Q बराबर 1 होगा तब। जब V का मान कितना हो जाएगा, तो इसको हम लोग वर्ड में लिखना रहेगा तो नहीं लिख सकते हैं, अपने मन से लिखने के लिए सीखिए। उसमें लिख सकते हैं कि इकाई धन आवेश को या तो इकाई आवेश को किसी निश्चित बिंदु तक ले जाने में जब 1 जूल का कार्य करना पड़ता है, तब वहां पे विभव का मान कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। याद हो गया, ठीक। इसी तरह से अगर ओम का ही पूछेगा, तब भी जो भी यूनिट का पूछेगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला से। फिजिक्स में डिफिनीशन लिखने का 2 तरीका होता है, एक तो डिफिनीशन आप याद कर लीजिए और याद करके फॉर्मूला लिख लीजिए, या तो फॉर्मूला याद रहेगा तो उसको डिफिनीशन लिख लीजिए। फॉर्मूला से भी डिफिनीशन लिखने में आसानी होता है, ठीक ना। आगे दिया हुआ है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव निकालने के लिए, ठीक ना। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। अब देखिए विद्युत विभव का तो फॉर्मूला हम लोग पढ़ लिए, ठीक ना। अब उसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान निकालना है, ठीक।
अब इसको बनाने के लिए दो तरीका है, एक सिंपल तरीका, एक थोड़ा सा अलग से बता देते हैं, ठीक ना। मान लीजिए कि दो तरीका से बताते हैं इसको। इस बिंदु पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, मान लीजिए कि इस बिंदु पर कैसा आवेश रखा हुआ है, प्लस क्यू। इससे आर दूरी पर एक टेस्ट चार्ज रख दिए क्यू नोट, परीक्षण आवेश क्या रखें, क्यू नोट, ठीक। और इस परीक्षण आवेश के कारण इस पे इस सतह का नाम दे दो पी, क्या, पी, ठीक ना। तो हम कह सकते हैं क्यू नोट के कारण क्यू पर, सॉरी पी पर, किस पर, पी पर विद्युत विभव क्या है ना, पी पर विभव ज्ञात करना है, ठीक। जो जबकि जबकि क्यू नोट पी से आर दूरी पर है, कितना दूरी पर है, आर दूरी पर है, ठीक। इसके पहले कूलॉम का नियम पढ़े थे ना, कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम में पढ़ाए थे कि कोई भी दो बिंदु आवेशों के बीच बल लगता है, ठीक। हमको निकालना क्या है, विभव, ठीक। माइंड में ये चीज चलना चाहिए, क्या निकालना है, विभव। अब विभव का फॉर्मूला होता है V बराबर W बटा क्यू, क्यू नोट टेस्ट चार्ज। अब देखिए V बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर F इंटू एस भी होता है, F इंटू क्या होता है, और F निकाल लें तो निकल जाएगा, F निकालेंगे तो आसानी से निकल जाएगा ना, ठीक। तो कूलॉम का नियम से हम लोग बल का मान निकाल सकते हैं, कूलॉम के नियम से बल का मान निकाल सकते हैं। F बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, तो प्लस Q इंटू क्यू नोट बटा कितना, आर स्क्वायर। F का मान निकल गया ना, अब F का मान V में पुट कर लेंगे, तब V बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q इंटू क्यू नोट बटा आर स्क्वायर बटा कितना, आई इंटू क्या दिया है, आर, एस का मतलब आर ना, डिस्टेंस कितना है, आर है। अब बताइए क्यू नोट कटेगा, आर से आर कट जाएगा, तभी बराबर क्या मिलेगा आपको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बटा आर, विद्युत विभव का तो मान निकल जाएगा, ठीक। हाँ सर पूछिए, फॉर्मूला W बराबर एफ एस कहाँ से लाएं, नौमा से तो पढ़ना है, ये तो हमको ही पता है, और 11th में भी पढ़ना था। अगर नौमा में अगर आप बंक मार भी दिए होंगे तो इसका मतलब 11th भी बंक के मार दिए हैं, है ना। यही चीज दिक्कत होता है, लेकिन कुछ कुछ आपको समझा देगा। रोड पर चलता फिरता आदमी बोलता है कि 11th पढ़े से कोई फायदा है, 12 पढ़ना ना, बोर्ड एग्जाम वालों को बरगला देता है इसका के, बोलता है ना 11th कोई बच्चा पढ़ता है, तो बोल देगा ना आपसे 11th में फिर कोई भी है ना 11th में थोड़ा हल्के में लेता हो, और 11th का सिलेबस का जगह जगह पे यूज होता है, अब पता नहीं चलता है, और दिक्कत वहां पे आपको हर हाल में होगा फिर, ठीक। चलिए देखिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है, आगे इसमें एक चीज आया सम विभव पृष्ठ, ठीक ना। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता भी है कि सम विभव पृष्ठ किसे कहते हैं। अब इसमें कुछ कुछ नोट्स पॉइंट हम आपको बताएंगे, उसको जरूर याद रख लेना है। इसका डिफिनीशन है, इसका क्वेश्चन में भी डिफिनीशन छिपा हुआ है, ठीक ना। इसका नाम में ही काम है इसका सब कुछ, जैसे चोर का नाम चोरबा कैसे पड़ जाता, चोरी करता था ना, तो वही चीज यहाँ पे सम विभव मतलब इससे नाम से स्पष्ट है, इसका सम मतलब बराबर है, विभव मतलब तो बता ही दिए, लिखा हुआ है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव क्या होता है, समान होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, सम विभव। मतलब यहाँ पे दो पॉइंट है, एक ऐसा पृष्ठ होना चाहिए, एक ऐसा पृष्ठ होना चाहिए जिसके सभी बिंदु पर विद्युत विभव क्या होना चाहिए, आपका समान होना चाहिए, सभी बिंदु पर विद्युत विभव क्या होना चाहिए, समान, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सम विभव पृष्ठ कहेंगे। बात समझ में आया, परिभाषा याद नहीं करना है, डिफिनीशन याद हो गया कि नहीं याद हुआ। वैसा पृष्ठ, जब पृष्ठ रहेगा कहाँ, विद्युत क्षेत्र में रहेगा, तो विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदु पर विभव का मान बराबर, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सम विभव पृष्ठ कहेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है,
और डायग्राम में दिख भी रहा होगा आपको, ठीक ना। यहाँ पे धनावेश है, ठीक, इसका लाइन ऐसे निकलेगा, धनावेश से निकलता है कि ऋणावेश से निकलता है जी? धनावेश से विद्युत क्षेत्र निकलता है ना, पढ़ा है ना ये चीज, ठीक। तो धनावेश से विद्युत क्षेत्र निकल रहा है, ठीक। अब बात आई, बात समझ में। अब इसमें किसी भी बिंदु पर देखो राउंड राउंड लगाया, एक सर्किल यहाँ पे, उसके बाद एक सर्किल, उसके बाद एक सर्किल है, उसके बाद एक सर्किल है। किसी भी बिंदु पर आप निकालिएगा विद्युत विभव का मान, तो क्या हो जाएगा आपका, समान हो जाएगा। अब इस डायग्राम को देख कर कुछ कुछ आपको कुछ समझ में आता है, बताइए हमको। अगर इस समविभव पृष्ठ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तो कोई बिंदु आवेश को या कोई आवेश को ले जाएंगे, तो हमको कार्य कितना करना पड़ेगा, या ऐसा भी कह सकते हैं कि कितना कार्य करना पड़ेगा, बताइए आप लोग हमसे। समविभव पृष्ठ में किसी भी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, नहीं नहीं, इतना तो बताए ना, कम से कम नहीं करना पड़ेगा, ठीक। देखिए सबसे पहला चीज तो इसमें याद रखना है कि ये जो लाइंस जो भी है यह लंबवत होता है। लाइंस क्या होता है यह, हाँ, लिखा हुआ भी इसमें है, यह क्या होता है आपका, लंबवत होता है। तो पढ़े भी नहीं, लिखल तो है इसमें जी, अतः तुम लोग देख के नहीं बोल रहे, बताओ यह क्या होता है आपका, लंबवत होता है। दूसरा चीज याद रखिएगा, जो विद्युत क्षेत्र रेखा कॉन्सेप्ट है वो इसमें भी फॉलो होगा। यह भी विद्युत समविभव पृष्ठ में भी जो विद्युत क्षेत्र रेखा है यह एक दूसरे को काटेगा नहीं, यह प्रतिच्छेदित नहीं करेगा, प्रतिच्छेदित नहीं करेगा, याद रखना इस बात को, ठीक ना। अब विभवांतर का मान कितना होगा, अब बताइए। तीसरा क्वेश्चन आपसे, हम आपसे क्वेश्चन पूछें, विभवांतर का मान कितना होगा समविभव पृष्ठ में, विभवांतर का मान क्या होगा? जब सब जगह विभव बराबर है तब विभव का अंतर विभवांतर, अंतर शून्य होगा, ठीक ना। तो समविभव पृष्ठ में विभवांतर का मान क्या होगा आपको, विभवांतर क्या हो जाएगा आपका, शून्य होगा। विभवांतर क्या होगा, शून्य होगा। अब तीसरा में हम क्या बोले थे कि कोई भी बिंदु आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, है ना। दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य, जो कार्य रहेगा कार्य का मान क्या हो जाएगा इसमें, जीरो हो जाएगा। हाँ बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना।